नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रशांत कटारे। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। संसद का शीतकालीन सत्र में इस बार काफी हंगामेदार रहा, जहां 4 बिल पेश किए गए, वहीं एक भी पास नहीं हो पाया। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश भी की। आंबेडकर पर घमासान के साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर भी सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र आंबेडकर पर धक्का मुक्की वाली सियासत के साथ खत्म हो गया। आज संसद सत्र खत्म होने से पहले धरना प्रदर्शन और संसद की गरिमा को लेकर स्पीकर ने गहरी चिंता जताई। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। संसद के गेट पर धक्का मुक्की कांड में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इन धाराओं में पुलिस बगैर कोर्ट वारंट भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इसे लेकर प्रियंका ने बीजेपी पर हमला बोला है। पूरा देश देख रहे हैं, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। आज 2 प्रदर्शन हुए। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सांसद विजय चौक पर राहुल गांधी के एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के सांसद संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के आगे विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए, कांग्रेस का एससी विरोधी चेहरा देश के सामने आ गया है। राहुल गांधी जी की गुंडागर्दी और अभद्रता जो एक महिला सांसद के साथ हुई, देश के सामने आ गया। कांग्रेस के पास माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं। आंबेडकर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने भी विरोध जताया और बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया। हाउस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्षी मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ये सरासर गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज खुद रिस्पॉन्सिबल है जो भी घटना कल की हुई है। बीजेपी कह रही है कि अमित शाह ने अपनी बात कह दिया इस पूरे मसले पर। He has to apologize to the nation since he had hurt the sentiment of the people of the country. बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, इसलिए एफआईआर दर्ज की गई। केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है कल की घटना के लिए। बीजेपी के 2 सांसद कल धक्का मुक्की में घायल हो गए थे, जिनका आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में भर्ती सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी का हालचाल जानने पहुंचे। राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। अहंकार से भरे ये लोग अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कल जो आचरण किया वो मन को व्यथित करने वाला है। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसंदी का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा, और अब चोरी और सीना जोरी। वहीं बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी समेत कई बीजेपी महिला सांसदों ने भी आज कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला सांसद 1984 दंगा का बैग लेकर आई थी। महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला और उन्हें 1984 वाला बैग दिया। आजकल बैग को लेकर चलने का फैशन है, तो उसी क्रम में आज हम एक बैग भेंट के तौर पर आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी को देना चाहते हैं। 1984 में जो रायट हुआ था,
और रायट के पीछे क्या था, कौन थे, ये हम सबको ज्ञात है। तो ये अच्छा बैग है, हम उन्हें भेंट करना चाहते हैं। अंबेडकर विवाद पर संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के बाद स्पीकर ओम बिरला ने संसद के सभी गेटों पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई। चर्चा के लिए लोकसभा में शनिवार की छुट्टी के दिन भी काम हुआ। 20 दिनों की कार्यवाही में से लोकसभा में 12 दिन प्रश्नकाल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 25 नवंबर से शुरू हुआ शीत सत्र तो अडानी, अंबेडकर और संसद धमकी धक्का कांड के साथ खत्म हो गया। लेकिन इस शीत सत्र ने राहुल गांधी की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, क्योंकि संसद धक्का मुक्की कांड में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। और इन 6 धाराओं में से 2 धाराएं संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की धाराएं हैं, जिसमें पुलिस बिना अदालती वारंट आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। राहुल गांधी के लिए राहत की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज नहीं किया है, जबकि इस बात की मांग बीजेपी ने की थी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई नेता पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। राहुल गांधी पर मारपीट और धमकी की इस एफआईआर के बाद अब तक कुल 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। तो संसद सत्र खत्म हो चुका है और इस दौरान राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और आज जहां लोकसभा में हंगामे के साथ संसद के शीतकालीन सत्र वो समाप्त हो गया, तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में भी हंगामे के साथ सत्र का समापन हुआ। एमपी विधानसभा में भी अंबेडकर पर घमासान देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए आप। अंबेडकर का अपमान, जारी घमासान। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस का हल्ला, माफी पर मसला। जब तक सूरज चांद रहेगा, सदन में फिर हंगामा, बीजेपी पर निशाना। ये राहुल की धक्का मुक्की ने एक सांसद की जान भी खतरे में डाल दी और इसलिए राहुल गांधी माफी मांगो। अंबेडकर, संविधान, किसका अपमान। यदि उनके आरोप में कुछ भी तथ्य है तो वो वीडियो जारी करें। अंबेडकर के अपमान को लेकर भोपाल में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने गृह मंत्री से माफी मांगने की मांग की है, साथ ही राहुल गांधी पर लगे आरोपों को निराधार बताया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि सदन में पहली बार खून गिरा है और खून गिराने वाले राहुल गांधी भी कांग्रेसी ही हैं। संविधान का अपमान कांग्रेस ने किया है। राहुल और प्रियंका गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। जो है वो ऐसा एरिया है जो हाई विजिबिलिटी कैमरास जहाँ लगे हैं, बहुत हाई डेफिनेशन कैमरास लगे रहते हैं। यदि उनके आरोप में कुछ भी तथ्य है तो वो वीडियो जारी करें, क्योंकि राहुल गांधी जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद बीजेपी में खासा घबराहट है उनकी कार्यशैली को लेकर के, और उनकी आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार की झूठी एफआईआर उनके ऊपर की जा रही है। संसद की चौखट पर पहली बार वहां पर वयोवृद्ध सांसदों का खून गिराया है। ये राहुल की धक्का मुक्की ने एक सांसद की जान भी खतरे में डाल दी और इसलिए राहुल गांधी माफी मांगो।
प्रियंका गांधी माफी मांगो और सोनिया गांधी जी से प्रार्थना करता हूं कि और जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हों उनसे संसद का आचरण इन दोनों बंटी बबलियों को सिखाओ। कुल मिलाकर अंबेडकर के अपमान से शुरू हुई लड़ाई संसद में धक्का मुक्की तक पहुंच गई और इस पर दोनों तरफ से सियासत जारी है। कांग्रेस अमित शाह से माफी मांगने की मांग कर रही है, उधर बीजेपी राहुल और प्रियंका गांधी से माफी मांगने का दबाव बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। अब जहां हंगामे के चलते एमपी विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, तो वही हंगामे के चलते बगैर राष्ट्रगान के सदन का समापन हो गया। बगैर राष्ट्रगान के सदन के समापन को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने विधानसभा का समापन बगैर राष्ट्रगान के कराने को घोर आपत्तिजनक बताया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सदन समाप्ति के बाद राष्ट्रगान के पहले कांग्रेस का हंगामा घोर निंदनीय है या सीधे तौर पर राष्ट्रगान का अपमान है। इन्होंने जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए जो बिना राष्ट्रगान के स्थगित कर दिए, तो ये भी संविधान को खत्म करने का दूसरा एक उदाहरण है। हम लोग तो सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए, पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से हंगामा किया, इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान की बात करते, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर समय संविधान के पालन की बात कही, पर कांग्रेस ने हर समय संविधान का मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया। और सीएम योगी ने सनातन और हिंदू मंदिरों को लेकर कड़ा बयान दिया है। हिंदुत्व का संदेश देते हुए सीएम योगी ने हुंकार भरी, और हुंकार ऐसे समय जब संभल में एएसआई ने गुप्त सर्वे किया। एक तरफ सर्वे तो दूसरी तरफ बर्ख पर कार्रवाई सीएम योगी ने क्लियर करके दिया है। और अब हिंदुओं के देश में हिंदुओं की चलेगी, तो वहीं विपक्ष इन सभी मुद्दों को लेकर हमलावर है। अगर आपको ये बात समझनी हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की सबसे हार्ड लाइन पकड़ ली है, तो ये बात आप हिंदुत्व की पेज पर फ्रंट फुट पर खेल रहे योगी और उनसे जुड़ी खबरों की क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर ऐसा बयान दिया जिससे देश में कई लोगों को बुखार आ सकता है। अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है। दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कुछ सुरक्षित है। ये बातें योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मौके पर कही जब संभल में मंदिरों का उद्धार हो रहा है। आज ही संभल में मिले मंदिरों और कुओं का एएसआई ने गुप्त सर्वे किया। एएसआई की टीम ने संभल में 5 तीर्थ 19 कुओं का सर्वे किया है। पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ योगी सरकार की ऐसी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है कि उन्हें अमित शाह से मिलने का वक्त मांगना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बर्क अमित शाह से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि संभल के शहंशाह कहे जाने वाले बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पहले बिजली चोरी को लेकर एक्शन और अब अवैध अतिक्रमण के मामले में संभल के सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव खुलकर जियाउर रहमान बर्क का बचाव करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान वो अपना हक चाहता है तो उसको लाठियां मिल रही हैं।
नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान को उनका हक नहीं मिल रहा है, अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, छुट्टा जानवरों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, महंगाई से जनता परेशान है। इसलिए जनता वो मुख्य मुद्दों पे सवाल न पूछे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की सबसे हार्ड लाइन पर चल रहे योगी आदित्यनाथ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके बाद यूपी में सियासी हलचल में और तेजी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंदिर और मस्जिद को लेकर आए दिन हो रहे विवादों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने नसीहत देते हुए सभी से मंदिर मस्जिद विवाद से बचने को कहा है, जिसके बाद सियासी गर्मी बढ़ गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोग मंदिर मस्जिद का मामला उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे ते होत आहे, हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार द्वेष शत्रुता संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। राम मंदिर पर मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। अब हर दिन नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? शेवटी आपण आपला सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भागवत के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भागवत जी सही कह रहे हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? संघ के प्रमुख ने कहा है कि भाई अयोध्या जैसे मुद्दे अब बनाने की जरूरत नहीं है देश में, लेकिन उनकी बात मान ही नहीं रहे अब लोग। दिक्कत तो ये है, बात तो सही कही लेकिन मान नहीं रहे उनके शिष्य लोग। एक आध शिष्य को जब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक काम चलेगा नहीं। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को मंदिर मस्जिद के मुद्दों को छोड़कर लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मोहन भागवत जी बड़े चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, बैलेंसिंग करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे शिवालय नहीं, मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं खोजना है, कभी वो भड़काते हैं। अब वो जानते हैं कि 16-17% मुस्लिम तो ऑलरेडी इनके खिलाफ है, दलित भी पूरा खिलाफ हो जाएंगे, तो बैलेंसिंग करते हैं। संघ प्रमुख का बयान आ गया कि भाई अब ये बंद कर दो, अब मस्जिद में मंदिर मत खोजो, क्योंकि जनता देख रही है कि केवल वो बेवकूफ बना रहे हो। बनारस जैसी भूमि पर, काशी जैसी भूमि पर सैकड़ों हजारों साल पुराने मंदिरों को तोड़ दिया, वहां पर अक्षय वट वृक्ष को काट के गिरा दिया और अक्षय वट वृक्ष की पूजा करते हो मोदी जी, अपनी संसदीय क्षेत्र में गिरा दिया। काशी वासियों से पूछ लो आप। इधर बीजेपी ने भागवत के इस बयान का स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि पहले भी मोहन भागवत ने ऐसे बयान दिए थे। भागवत चाहते हैं कि समाज में शांति और सौहार्द रहे। देखिए, हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढी जाएगी, लेकिन जहां पहले से विवाद चल रहे हैं, जहां मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनी है, ऑलरेडी केस है, तो उसको वो चलेगी, उसका न्याय होना चाहिए। पहले भी उनका वक्तव्य आया है और उनका सीधा सा मंतव्य यही है कि हम अपने धर्म का पालन करते समय तमाम प्रकार की और अन्य आवश्यकताएं मान्यताएं हैं, उनके अनुपालन में भी हम आगे बढ़ सकें और देश को एक अच्छे वातावरण में हम उन्नति की तरफ ले जाएं। दरअसल मोहन भागवत शांति की बात कर रहे हैं। ये जरूरी भी है कि देश एक बार फिर मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं चाहता है। अगर देश को विकसित देश बनाना है तो देश की 25% आबादी से विवाद करके लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अब देखना ये है कि भागवत के बयान के सियासी दल अपने क्या क्या मायने निकालते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जयपुर में एलपीजी टैंकर के टकराने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। जयपुर में भयानक हादसा। काल बना एलपीजी टैंकर। हाई लेवल जांच के आदेश। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं। अजमेर रोड से आई इन तस्वीरों में कई तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि एलपीजी टैंकर में हुए धमाके का यह हादसा इतना भयानक है कि इस धमाके की जद में जो आया वो आग में झुलस गया। सुबह सुबह हुए इस हादसे में टैंकर में ऐसी आग लगी कि आसपास मौजूद कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभालने का वक्त ही नहीं मिला। बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी, और आग जो था हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था, तो फिर बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे, हम कूदे थे। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जयपुर का यह हादसा इस कदर डराने वाला था कि खबर आते ही प्रशासनिक अमले से लेकर सरकार तक एक्टिव हो गई। खुद सीएम भजन लाल ने न सिर्फ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, बल्कि घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंच गए। इस मामले में सीएम भजन लाल शर्मा ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। फिलहाल इस हादसे में घायल लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि सीएम के आदेश पर हादसे की असल वजह का पता लगाया जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं बेलगाम अपराध और अपराधियों की। एमपी में अपराधी बेखौफ हैं। बदमाश और दबंगों की दबंगई की तस्वीर हर रोज सामने आ रही है। कभी मारपीट तो कभी सड़क पर खुलेआम उत्पात। राजधानी भोपाल में तलवारबाज बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अपराध, अपराधी और बेलगाम। एमपी में बेखौफ बदमाशों का आतंक। जिन पर जिम्मेदारी, उन पर मधुशाला भारी। एमपी में बदमाश कितने बेलगाम हैं, आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। कहीं चोरी, कहीं खुलेआम मारपीट, ये सब आम बात हो गई है। अब तो बदमाश खुलेआम तलवार लेकर निकलते हैं और कहीं भी उत्पात मचाते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां दो बदमाशों ने तलवार से लक्ष्मी टॉकीज के पास जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने तलवारों से कार तोड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
एक वीडियो वायरल हो रहा है, हनुमानगंज थाने का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें आपसी रंजिश के चलते दो बदमाशों से खुलेआम तलवार लहराते हुए अपने जिससे विवाद चल रहा था उसकी कार पर हमला किया और कांच फोड़ दिए। उधर दमोह में बाबा साहब की प्रतिमा खंडित होने पर लोगों में गुस्सा है। असामाजिक तत्वों पर मूर्ति खंडित करने का आरोप है। नाराज लोगों को पुलिस ने समझाकर शांत कराया। अब आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो शर्मसार करती है पुलिस को, कानून व्यवस्था को। दरअसल ग्वालियर में एक एएसआई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एएसआई शराब पीते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि मुलजिम की पेशी के लिए एएसआई कोर्ट गया था। इस दौरान वर्दी में खुलेआम एएसआई शराब पीते हुए दिखा। ग्वालियर के जिला कोर्ट के बाहर का बताया जा रहा है, जहां ग्वालियर में पुलिस ने मुलजिम पेशी में तैनात एक एएसआई शराब की दुकान से पहले शराब खरीदता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने बैठकर शराब पीता है और फिर लड़खड़ाते हुए वहां से रवाना हो जाता है। अब आप रायसेन की तस्वीर देखिए। यहाँ भी एक पुलिस जवान शराब के नशे में दिखा। शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी के कदम सड़क पर चलते वक्त लड़खड़ा गए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिसकर्मी ने कितनी शराब पी रखी होगी। जिन कंधों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वो शराब के नशे में लड़खड़ा रहे हैं। तो कैसे सुरक्षा की बात की जा सकती है? कैसे अपराध और अपराधियों पर नकेल कसेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर असरदार में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।